जय हिंद दोस्तों। हम लोग दिसंबर सीटेट एग्जाम 2024 के लिए एसएसटी में आज स्टार्ट करने वाले हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक सीटेट एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है विविधता। पहला चैप्टर है विविधता। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज से कवर करने वाले हैं। तो विविधता, इसमें जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो समानता के साथ विविधता का इसमें एक उदाहरण कौन सा है? यह है समीर को रंग भरना और महिर को चित्र बनाना पसंद है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समीर को रंग भरना और महिर को चित्र बनाना पसंद है। यह वाक्य समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों विषय वस्तु एक ही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। तो ये अनेकता में एकता, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, एकता में अनेकता। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों का प्रयोग भारत में अनेकता में एकता जैसे पहलू का विवरण करने के लिए किया था, जिसमें विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन शामिल है। अनेकता में एकता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। यह वाक्यांश इस बात का भी सूचक है कि भारत किस प्रकार से विविधतापूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक और जातीय तत्वों को अपनाए हुए आगे निरंतर बढ़ रहा है और यहाँ अपनी पहचान को अक्षुण्ण रखकर विविधता को अंगीकार करने की आज़ादी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक रूपीय समाज में किस चीज की कमी पाई जाती है? ये विविधता की ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक रूपीय समाज में विविधता की कमी पाई जाएगी। शैक्षिक उद्देश्य से हम विविधता को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। भौगोलिक तत्व में विविधता, धार्मिक तत्व में विविधता और राजनीतिक तत्व का भाषाई तत्व में विविधता। तो सबसे पहले हम लोग भौगोलिक तत्व में विविधता के बारे में जानते हैं। इसमें भारत में भौगोलिक विविधताएं हैं जो बड़े स्तर पर कई देशों के कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं। हिमालय, उत्तरी मैदान, मध्य भारत तथा दक्कन का पठार, पूर्वी एवं पश्चिमी घाटी आदि। फिर उसके बाद आता है धार्मिक तत्व। इसमें दिया गया है कि भारत में बहुत से धार्मिक समुदाय रहते हैं, जिनमें बहुसंख्यक हिंदू तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? इसमें आर्थिक स्तर का अंतर, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। आर्थिक स्तर का अंतर इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो कौन सी भारत का विविधता का हिस्सा माना गया है और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला इसमें है लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, जो कि सही है। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जौहर का प्रयोग करते थे, जो कि ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावी है, तो ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है कि राष्ट्र के चिन्ह यानी कि प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी डी इसमें चारों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो ये अपनी मातृभाषा में बोलना, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। व्यक्तियों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलना जो कि विविधता को बढ़ावा देता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों की अंतःक्रिया होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद आता है
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता या अनेकता में एकता मुहावरे का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखी कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह से विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है, जिसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है। विविध समाज के संदर्भ में इसमें सही दोस्तों, जिसमें भाषा, सांस्कृतिक और धार्मिक में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विविध समाज उस समाज को कहा जाता है जिसमें भाषा, सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में भाषा, सांस्कृतिक, धार्मिक रीति रिवाज, खान पान, क्षेत्र संबंधित अनेक विविधताएं तो हैं, किंतु इन विविधताओं के होते हुए भी उनमें समानता नहीं है। सभी का अपना अपना स्थान और महत्व है। इसीलिए शिक्षण की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने विविधतापूर्ण समाज के प्रति संवेदनशील हो सकें और उसका सम्मान करें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है। तो विविधता का इसमें क्या एक वैध उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में यह है कि एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदक्रमित तरीके से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये जो कि इसमें सही नहीं है विविधता के संबंध में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है इसमें से क्या विविधता का नहीं बल्कि एक भेदभाव का उदाहरण है। तो इसमें दिया गया है कि एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठती हैं और कुछ को जमीन पर बिठाया जाता है। ये जो कि विविधता का नहीं बल्कि भेदभाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किसी मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें क्या विविधता को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान विकास प्रक्रिया के परिणाम के साथ संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान था। उस समय भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म, सांस्कृतिक मौजूद थे। इस विविधता से प्रभावित होकर भारतीय संविधान की संरचना की गई। संविधान एक लिखित दस्तावेज होने के साथ किसी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है। संविधान की विविधता भारत के लिए अति आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार या तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्ह है किसका, तो विविधता का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। विविधता इसका राइट आंसर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ से संकेत करता है। ये कौन सा चलन जो कि स्वीकार्यता की तरफ संकेत कर रहा है, यह इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें कथन में सही है। तो इसमें दिया गया पहला है कि महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, 3 पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और वो कुछ समुदाय से हों, ये जो कि गलत है। उसके बाद सी में कहा जा रहा है कि कुछ समुदायों के लोग जो जमीन एक और दूसरी संपत्ति खरीदने की अनुमति देते हैं, तो ये भी क्या है इसमें गलत है। डी में कहा जा रहा है कि त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, जो कि ये क्या है, ये सही है। तो पहला और डी इसमें सही है, ए और डी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए और डी इसमें सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा उत्तर इसमें सही है।
तो पहला कहा जा रहा है कथन ए में कि भारत में यथेष्ट यानी कि बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, जो कि पहला वाला क्या है, सही है पहला। बी में कहा जा रहा है कि विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है, ये जो कि गलत है। तो इसमें ए कथन सही है, बी कथन क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ए सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है। यहाँ हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं, जो विभिन्न समुदाय, भाषा, धर्म, पंथ और जाति के होते हुए भी एक साथ रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें, कौन सा इसमें विकल्प सही है। विविधता के संदर्भ बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो पहला दिया गया है कि विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है भारत की विविधता में एकता है, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, ये भी इसमें सही है। डी में कहा जा रहा है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं, तो ये भी इसमें सही है। ए बी सी डी इसमें चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की विविधता के कई स्तर हैं। विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है। भारत की विविधता में एकता है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। भाषा क्या है, बोली, पहनावा, सामाजिक रीति रिवाज, पूजा पद्धति, रंग आदि कई चीजें हैं जिसमें विविधता है। फिर इसमें दिया गया है कि इस विविधता में समान सम्मान होना चाहिए और उसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म असंगत है। तो लाहौर और लखनऊ ये जो कि असंगत हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है। तो मणिपुर में महिलाएं फैनक पहनती हैं, ये जो कि उचित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मणिपुर में महिलाएं फैनक पहनती हैं सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए, यह कथन उचित है। जबकि मेखलदार सादोर असम की महिलाएं, फैरन कश्मीर की महिलाएं तथा लांगावोनी दक्षिण भारत की महिलाएं पहनती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्य जो कि विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें से कौन सा कृत्य है। तो इसमें से पहला है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जो कि ये क्या है, सही है। बी में कहा जा रहा है कि समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण, ये जो कि गलत है। सी में कहा जा रहा है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना, ये भी इसमें सही है। तो ए और सी इसमें सही है, बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगर एक स्कूल त्योहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न की दर्शाती है। यह मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। अगर एक स्कूल त्योहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता की जश्न दर्शाती है। ए मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, ये जो कि क्या है, दर्शा रही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मध्य प्रदेश की स्कूल में ओणम त्योहार मनाना विविधता के जश्न को दर्शाती है। केरल में महाबलिम नामक एक असुर राजा के आदर में लोगों ने ओणम पर्व मनाते हैं। कुछ लोग इसे फसल और उपज के लिए भी मनाते हैं। भारत की विविधता सभ्यताओं का देश है, जहाँ सांस्कृतिक परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। पोंगल तमिल में अर्थ उफान या विप्लव होता है। यह त्योहार मकर संक्रांति से शुरू होकर 4 दिन तक चलता रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता
पर असर या प्रभाव डालते हैं, तो इसमें से कौन सा कारक है? तो इसमें दिया गया है, पहला है कि विभिन्न खान-पान और कपड़े की आदतें, जो कि पहला वाला क्या है? सही है। बी में कहा जा रहा है कि समान धर्मों का पालन, ये जो कि क्या है? ये गलत है। सी में कहा जा रहा है लोगों द्वारा अलग-अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना, ये क्या है? ये भी इसमें सही है। ए और सी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए और सी इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड है सरकार। तो सरकार से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सरकार में पहला क्वेश्चन है इसमें कि विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? यह होता है सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करना। आलोचना के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विपक्ष सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। विपक्ष लोकतंत्र के वास्तविक सार के संरक्षण और लोगों की आकांक्षाओं व उपेक्षाओं को सटीक प्रकट करके और एक महत्वपूर्ण भिन्नता निभाता है। वर्तमान में विपक्ष की विशेष भूमिका रही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता क्या है? तो शक्तियों का बंटवारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? ये लोकतांत्रिक सरकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। कैसी सरकार है? तो लोकतांत्रिक सरकार है। भारतीय राज्य की सरकार लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। तो गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है? तो ये चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है, तो संघवाद कहा जाता है। संघवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे संघवाद कहा जाता है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकारें और दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकारें एक साथ ही देश में अपने अपने अधिकारों के अनुरूप शासन करती हैं। सरकारों की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरे में कहा जा रहा है कि विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी व सुरक्षा देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या होता है? तो लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सरकार मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका ऐसे लोगों का समूह है जो नियम व कानून का निर्माण करती है, उसे विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं तथा शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होती है। जबकि न्यायपालिका क्या होता है? जबकि इसमें न्यायपालिका क्या होता है? विधायिका तथा कार्यपालिका पर उन्मुक्त नियंत्रण स्थापित करती है, इसमें उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। ये क्या है? ये सरकार है। सरकार है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का इसमें चुनाव करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है।
तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है, कथन ए दिया गया है। इसमें कथन ए में कहा जा रहा है कि पद, राज्य और सरकार का अंतर बदल नहीं किया जा सकता, जो कि ये क्या है, पहला वाला इसका कथन क्या है, पहला वाला इसका कथन सही है, पहला वाला इसका कथन सही है। बी में कहा जा रहा है कि सरकार कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, ए बी इसमें दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सरकार काम करती है, पर इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो भारत में सरकार काम करती है, आपको इसमें बताना कौन सा विकल्प सही है। तो वर्ल्ड स्तर जो कि गलत है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर ये गलत है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, बी सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पुलिस सेवाएं जो कि सही है, न्यायिक सेवाएं ये भी सही है, शैक्षिक सेवाएं ये भी सही है, निर्माण सेवाएं ये जो कि इसमें नहीं होगा। तो ए बी सी इसमें सही है, जबकि डी इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है। सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, जो कि सही है। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है 12 है क्वेश्चन नंबर, भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं। तो 3 स्तर हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 3 स्तर मौजूद हैं। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में सरकार के 3 स्तर मौजूद हैं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्य में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति सरकार द्वारा शासन करता है। सरकार के प्रायः 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है और न्यायपालिका इन दोनों की समीक्षा करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इसमें आपको बताना है, सरकार के स्तर दिए गए हैं और निर्णय के प्रकार दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो सरकार के स्तर में केंद्र सरकार, ये जो कि 2000 रुपए का नया नोट जारी करने का निर्णय, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, दूसरा सही है। राज्य सरकार के अंतर्गत आता है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय, ये जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय लेना, ये भी इसमें पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा और सी का इसमें पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है, इसमें पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। इसमें बताना है कौन सा वाक्य सही है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि सरकार राज्य का एक अंग होती है, जो कि सही है, पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा, सरकार राज्य का एक अंग होती है, यही इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। पहला अभिकथन में कहा जा रहा है कि सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्रित करती है, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, ये भी इसमें सही है। अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों यानी कि शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक यानी कि इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है संघीय राज्य, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, संघीय राज्य कहा जाता है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित ए और बी पर विचार कीजिए, आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, जो कि सही है। कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, तो ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें सही है, दोनों इसमें सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, ए और बी दोनों क्या हैं, सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है। तो कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है, तो सांसदीय एवं संघीय, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सांसदीय एवं संघीय व्यवस्था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत द्वारा सांसदीय और संघीय सरकार की व्यवस्था को चुना गया है। भारत की सांसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक माना जाता है। सांसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सामंजस्य बनाकर एक साथ कार्य करते हैं, जबकि संघीय व्यवस्था में इनके कार्य पृथक होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। यह व्यवस्था प्रावधान अमेरिका में है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 है कि स्थानीय सरकार। चैप्टर नंबर 3 में स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। स्थानीय सरकार में दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा दोस्तों सभी अधिकारों को स्मरण करने एवं उनको रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है सेकंड है क्वेश्चन नंबर कि बाजारों और उनकी कार्य विविधताओं की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान में 3 विषय हैं। तो इसमें कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है, तो इसमें बताना है कौन सा शिक्षण का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें मोहल्ले के बाजार ये पहले स्थान पे आएगा। फिर दूसरे स्थान पे आएगा बाजारों की श्रृंखला, ये दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान बाजार और मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन, ये तीसरे स्थान पे आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी सी ए। बी सी ए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बी सी ए इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरकार की कार्य विधि के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। आपको इसमें कॉलम एक्स और कॉलम वाई दिया गया है, आपको इसमें सुमेलित करना है कौन सा कॉलम इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कि स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार ये जो कि क्या है चराई क्षेत्र बनाने संबंधित निर्णय, तो ए का इसमें पहला सही है। राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत क्या आता है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश का एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय, दूसरा सही है। और संघवाद सरकार के अंतर्गत नई मुद्रा जारी करने का निर्णय, ये तीसरा इसका सही है। तो ए का इसमें पहला है, बी का दूसरा है, सी का इसमें तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांव में जमीन या भूमि को मापने की और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व तो कौन होता है। तो इसका उत्तरदायित्व तो कौन है, तो इसका उत्तरदायित्व होता है पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें करनाम अधिकारी कहते हैं, सनवे गरु, उत्तर प्रदेश में इनको लेखपाल के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का प्रशासनिक पद होता है और यह अपने हलके के भूमि संबंधित विवाद या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व होता है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि विकास खंड स्तर की पंचायत को कहते हैं, ये जनपद पंचायत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विकास खंड स्तर की पंचायत को जनपद पंचायत कहते हैं। जनपद पंचायत का अर्थ तालुका स्तर पर स्थानीय स्वशासी
निकाय यानी कि कराधान उद्देश्यों के लिए एक प्रशासनिक जिला जिसमें आमतौर पर कई गांव शामिल होते हैं। जनपद पंचायत संगठन के कार्य भी विभिन्न होते हैं। यह एक ब्लॉक में पंचायतों के सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। यह समिति कई विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि पटवारी या लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में फर्स्ट और सेकंड को कथन, इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करें और निम्न में से सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि को अघात लेखा जोखा कर रखता है, जो कि सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी क्या है, सही है। इसमें दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही है। तो ग्राम सभा के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा सही है। तो ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेखन करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्राम सभा शासन की सबसे निचली संस्था है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सभी कथन असत्य हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो ग्राम पंचायत का इसमें बताना है कौन सा एक कार्य नहीं है। तो इसमें दिया गया है गांव में लोगों को रोजगार देने से संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये जो कि सही है। फिर उसके बाद इसमें ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, जो कि ये इसका राइट आंसर यही होगा। ग्राम पंचायत अपने सचिव को नहीं चुनती है, जबकि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनपद पंचायत के अंतर्गत ये कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो नगर निगम वार्ड काउंसलर, ये ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, ये जो कि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नगर निगम वार्ड काउंसलर, इसमें दिया गया है कि नगर निगम वार्ड काउंसलर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव किया जाता है। यह नगर निगम वार्ड काउंसलर का मुख्य कार्य शहर के स्थानीय समस्याओं से शहर के प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराना और कार्य कराना होता है, जबकि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी ये सभी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनका चुनाव नहीं बल्कि ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त या चयन किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो कौन आते हैं, तो इसमें सरपंच आते हैं और वार्ड के सदस्य आते हैं। तो ए और बी, जबकि सचिव इसमें नहीं आते हैं, ग्राम सभा के सदस्य भी इसमें नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी इसमें सही हैं। ए और बी सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है, सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तरदायित्व है। इसमें दिया गया है कि भूमि मापन और लोक लेखा को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो स्थानीय प्रशासन के कार्य के संदर्भ में आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें शासन के मामले के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है
कि पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ये तहसीलदार करता है, तहसीलदार करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि जनपद पंचायत के कार्य के विषय में निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है, जो कि पहला वाला क्या है, गलत है। बी में कहा जा रहा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, ये सही है। ए इसमें गलत है, बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ए इसमें क्या है, गलत है, बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को रूप में जाना जाता है। ये वर्ड खंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? तो पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत का गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? ये अन्य वर्ड सदस्यों द्वारा चयनित यानी कि चुना गया एक वर्ड सदस्य, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसमें दिया गया पहला है कि पंच को पंचायत क्षेत्र के वर्ड सदस्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। बीम कहा जा रहा है ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, जो कि सही है। सीम कहा जा रहा है ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों का सभा होती है, ये भी क्या है, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी इसमें तीनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ये तहसीलदार के द्वारा किया जाता है, तहसीलदार के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं, तो ये पार्षद कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पार्षद इसे कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पार्षद का पद मुख्य रूप से स्थानीय शहर शासन के अंतर्गत आता है। इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। पार्षद का चुनाव मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष द्वारा मतदान करती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी गांव में भूमि को मापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये पटवारी या लेखपाल होते हैं, पटवारी या लेखपाल, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, ये जो कि इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि बड़े शहरों में नगर पालिकाएं नहीं बल्कि नगर निगम होता है, जो कि भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है, बल्कि नगर निगम शहरों में स्कूलें एवं अस्पताल को प्रबंध कराते हैं। नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं और नगर निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। भारत में नगर निगम 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर या शहर के विकास के लिए जिम्मेदार एक शहरी स्थानीय निकाय है, जो राज्यों में नगर निगमों की स्थापना राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा तथा केंद्र प्रशासित क्षेत्रों या सांसद के अधिनियमों के माध्यम से की जाती है। नोट में कहा जा रहा है कि नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। इसके उद्देश्य नगर निगम के विभाजन के 10 साल बाद की राजधानी दिल्ली में 3 दक्षिण, उत्तर और पूर्व नगर निगम का विलय करना होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है
क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है। तो लेखपाल का अर्थ होता है जमीन को मापने और उसका रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति दी जाती है ग्राम सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ग्राम सभा द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला इसमें दिया गया है कि जिला परिषद, पहला जिला परिषद दिया गया है। जिला परिषद में क्या होता है, तो इसमें होता है जिलाधीश होते हैं। जिला परिषद में क्या होते हैं, जिलाधीश होते हैं। चौथा सही है। ग्राम सभा, ग्राम सभा में क्या होता है, तो ग्राम सभा में गांव होते हैं। वार्ड समिति, वार्ड समिति में नगर पालिकाएं होती हैं। नगर निगम महापौर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का चौथा सही है, बी का इसमें पहला सही है, सी का तीसरा सही है, डी का इसमें दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज्य में संबंधित, आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है पंचायती राज्य से संबंधित। तो इसमें दिया गया है, पहला है ग्राम सभा जो कि सही है। विधानसभा ये क्या है, गलत है, विधानसभा नहीं होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों होंगे। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ए, सी और डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद पंचायती राज्य से संबंधित है। भारत में पंचायती राज्य शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई है। इस योजना का उद्देश्य उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1992 में 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन को संसद ने पारित किया था, जबकि इसमें संविधान संशोधन का 73वां जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन ये शहरी स्थानीय यानी कि नगर पालिका निकाय से जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था।